अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी के मामलात भी अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। मैं हूँ गज़ल अशरफ। मैं हूँ हुसैन लियाकत। आज हमारे पास अच्छी खबर नहीं है, आप सबके लिए कुछ ऐसी खबरें भी हैं हमारे पास कि जिससे आपकी जो मॉर्निंग है वो शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आदत पड़ जाती है, एक दो दिन में हमें आदत पड़ जाती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसका इतलाक 1 अक्टूबर से अगले 15 रोज के लिए होगा। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और तफसीलात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर इजाफे से नई कीमत उसकी 268 रुपये 68 पैसे हो चुकी है। जी हाँ, और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कीमत है वो 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद अब नई कीमत की बात करें तो 276 रुपये 81 पैसे हो गई है डीजल की। इसी तरह वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर यानी कि आज से हो गया है और अगले 15 दिन के लिए लागू रहेंगे। आपको पता है कि हर 15 दिन बाद हम ऐसी खबर देते हैं। बिल्कुल ऐसी, और आपको दिल पे पत्थर रख के अब ये पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। कम की भी देते हैं, कम की देते, लेकिन कम 1.5-2 रुपए की होती है और जो बढ़ता है वो 4 रुपए 8 रुपए 10 रुपए बढ़ता है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये आज से नहीं, रोजे अजल से ऐसा ही होता आ रहा है। 1 रुपए कम होने की हम आपको खबर देते हैं, 4 रुपए बढ़ने की देते हैं। Exactly. हमारा काम है आपको बताना। खैर, एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं। हम खबर देते हैं, हम कोई ये नहीं है कि बढ़ाते हैं, कम करते हैं। हम नहीं बढ़ा सकते ना कम कर सकते। हमसे आपने नाराजगी नहीं करनी। हमसे आपने नहीं होना, क्योंकि हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देना। अच्छा जी, एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं। पहले तो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। अल्लाह ताला के फजलो करम से ISPR पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया और ये मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। साथ ही साथ ISPR के मुताबिक ये मिसाइल जमीन के साथ साथ परवाज करने की खुसूसियत की बदौलत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि फतह 4 जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लेस है, जो दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। और ISPR ने मजीद ये भी बताया कि तजुर्बा आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का हिस्सा भी है और इससे पाकिस्तान आर्मी के रिवायती मिसाइल सिस्टम्स की रेंज, महारत और उनकी बका की सलाहियत बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ तर्जुमान पाक फौज ने यह भी बताया कि तजुर्बे का मुशाहिदा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाक फौज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया खुद, और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजुर्बे और फौजी जवानों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद भी पेश की है। बिल्कुल, और इस पे आप सबको भी मुबारकबाद। और अब हमारे पड़ोसी इंडिया वाले और ज्यादा तैयार हो जाएं, क्योंकि इससे पहले वो हमारे दूसरे मिसाइल नहीं संभाल पाए थे, तो एक और मिसाइल का इजाफा हो चुका है। और ये पता नहीं अब कहाँ पे, दिल्ली में या फिर कोलकाता में, बेंगलोर में, जिस जगह पे इसकी रेंज होगी वहाँ पे भी हाँ ये तबाही मचाएगा। ख़वातीन वज़ारत, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं रेलवे से हमारे पास एक खबर है। रेलवे का मखसूस स्टेशन के लिए ट्रेनों की एडवांस बुकिंग लाइन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के बायस मुतादिद ट्रेनों के रूट तब्दील कर दिए गए और पिछले रूट्स पर मौजूद रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग बंद करने का फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस के मखसूस स्टेशन पर बुकिंग को बंद करने की हिदायत जारी की गई। इनमें से पाकिस्तान एक्सप्रेस के लिए अलीपुर चट्टा, हाफिजाबाद, सांगला हिल, चक जुमरा स्टेशन, पाकिस्तान एक्सप्रेस के लिए फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, गोजरा, शोरकोट, अब्दुल हकीम स्टेशन पर बुकिंग बंद करने का फैसला किया गया। बताया गया कि मिलत एक्सप्रेस की दंगा, फिर लाला मूसा, मंडी बहाउद्दीन स्टेशन, मिलत एक्सप्रेस की मलकवाल, सरगोदा, चेन्योट, फैसलाबाद, गोजरा, टोबा टेक्सिंग स्टेशन, रहमान बाबा एक्सप्रेस के लिए अलीपुर चट्टा, हाफिजाबाद, सांगला हिल और फैसलाबाद, टोबा के लिए एडवांस बुकिंग बंद कर दी गई है। इसके अलावा हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन की दोंगा, मंडी बहाउद्दीन, मलकवाल, सरगोदा, जंग, शोरकोट स्टेशन पर बुकिंग बंद करने का फैसला किया गया। अच्छा, ये अथॉरिटीज़ ये कह रहे हैं कि ये अभी टेम्परेरी बुकिंग बंद की गई है, इसको दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा जब हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर फिर नुकसान होता है। आप लोग पहले से करा लेते हैं, फिर सैलाब वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें फिर नहीं जा सकती गाड़ियाँ, ट्रेनें वापस अपने अपने शहरों को, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ज़ाहिर अथॉरिटीज़ को भी उस तरह से ऐसा नुकसान ही हुआ होगा। तो इसीलिए उन्होंने अब ये फैसला किया है
है कि हम ये ऑनलाइन बुकिंग पहले से बंद कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, ठीक है, बाद में रिज्यूम हो जाएंगी। तो जी ये हमारा आपको बताने का मकसद ये था डिफरेंट सिटीज़ के हवाले से कि यहाँ की ट्रेन्स अब ऑनलाइन बुकिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खबर कुछ ऐसी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। खबर ये है क्योंकि यूट्यूब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दायर मुकदमे के तस्वीर के लिए 2 करोड़ 45 लाख डॉलर्स अदा करने पर रजामंदी जाहिर की है। ठीक है, आगे भी सुनिए। ये मुकदमा अमरीकी सदर की जानिब से उस वक्त दायर किया गया था जब 6 जनवरी 2021 को कैपिटल फसादात के बाद उनका यूट्यूब अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया था और फिर यूट्यूब का इस मौके पर कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप की वीडियोस तशद्दुद पर उकसाने वाली थी, जिसके बायस उनके अकाउंट को मुअत्तल किया गया था। और फिर ऐसा हुआ कि मार्च 2023 में यूट्यूब ने उनका चैनल दोबारा बहाल कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2021 के वस्त में यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और एक्स, जब एक्स का नाम ट्विटर हुआ करता था, उसके खिलाफ मुकदमात दायर किए गए थे। और जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर बने हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियों की जानिब से सदर के साथ अपने तनाज़ात को ख़त्म भी किया जा रहा है। और इस मुआहदे के बाद गूगल की ज़ेर मलकियत कंपनी यूट्यूब, मेटा, फेसबुक और एक्स यानी कि ट्विटर के बाद तीसरी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है, जिसने सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसी तरह के कानूनी तनाज़ात को हल किया है। और इससे पहले मेटा ने अमरीकी सदर के साथ $2.5 करोड़ और एक्स ने $1 करोड़ के तस्वीर किए थे। और अदालती दस्तावेजात जो सामने आए हैं उनके मुताबिक यूट्यूब की तरफ से अदा की गई रकम में $2 करोड़ 20 लाख व्हाइट हाउस में एक नए बॉल रूम की तामीर के लिए इस्तेमाल होंगे, जबकि जितनी भी बाकी की रकम रह जाएगी $25 लाख वो दीगर मदियान को भी मिलते जाएंगे। इस तरह से ये काम बिल्कुल ऐसी है। और ये यकीनी तौर पे जितने भी इसके मुद्दई थे उनको इसका फ़ायदा हुआ है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को हुआ और वो अब रकम जो है वो वाइट हाउस में लगेगी। और इसके अलावा भी जिस तरह आपने कहा कि डिफरेंट हेड्स में इसकी रकम को इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान में भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं और स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ शायद अदालती निज़ाम इस तरह का नहीं है कि आप उनको जाके सू कर सकें या फिर उनसे करोड़ों या फिर लाखों या फिर अरबों डॉलर वसूल कर सकें। ख़वातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको एक बहुत ही अच्छी खबर बतानी है सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब ने मुमलिकत में आने वाले विजिटर्स को बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त दे दी है। सऊदी सेंट्रल बैंक ने बैंक्स को अकाउंट खोलने की कवानीन के तहत मुमलिकत के बैंकों में बैंक अकाउंट खोलने के लिए विजिटर आईडी इस्तेमाल करने की मंजूरी का ऐलान किया है। वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा विजिटर आईडी मुमलिकत में आने वालों के लिए एक सरकारी शनाख्ती दस्तावेज के तौर पर काम करती है। इसकी तस्दीक मजाज डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जा सकती है। ये फैसला बैंक्स को नए सारिफिन के लिए अकाउंट खोलने और मुमलिकत में क़याम के दौरान मेहमानों के तजर्बे को बढ़ाने के काबिल बनाएगा। मरकज़ी बैंक ने यह भी वाज़ेह किया है कि बैंक अकाउंट के कवानीन की ये अपडेट वक्तन फ़वक्तन जायज़े का हिस्सा है, जो रेगुलेटरी पेशरफ्त के साथ रफ्तार को बरकरार रखता है, जो बैंक अकाउंट्स खोलने और चलाने के तरीक़ाकार को आसान बनाता है और माली शमूलियत को मज़ीद फ़रोग़ देता है और बैंकिंग खिदमात में डिजिटल तब्दीली के इक़दामात की हिमायत भी करता है। ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि इससे पहले ये चीज़ नहीं थी सऊदीया में ना। वहाँ के जितने भी मकामी लोग थे उन्हीं के लिए ये अलाउ था। बाकी जो शॉर्ट टर्म विजिटर्स होते हैं या फिर जो वैसे टूरिस्ट होते हैं उनके लिए सहूलत नहीं थी कि वो अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अब ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जितने भी विजिटर्स होंगे या शॉर्ट टर्म विजिटर्स होंगे, टूरिस्ट होंगे, वो अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। इससे ज़ाहिर है अब जहां हम दुनिया को देख रहे हैं बहुत एडवांस होती जा रही है, वहाँ पर सऊदीया में भी बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और आई रोज़ हम उनको डिस्कस भी कर रहे हैं। और ये आपको ये भी बता दूँ कि ये 2030 का विजन का हिस्सा है, ये अकाउंट्स खुलवाना विजिटर्स के लिए भी और जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे उनके लिए। तो ये अच्छी खबर है। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते आपको बताते हैं अब बलूचिस्तान की खवातीन के हवाले से। बलूचिस्तान की खवातीन भी स्कूटीज चलाएंगी, ये कहना है वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का, जिन्होंने खवातीन के लिए आसान अक़सात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम करने का ऐलान किया है। साथ ही सूबे में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में तोसी का भी फैसला किया है। ये ऐलान उन्होंने वज़ीर आला सेक्रेटरीट में मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए किया। सरफराज बुख्ती ने कहा कि इस मंसूबे का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना है, इनकी मुआशी खुद मुख्तारी के फ़रोग़ देना है और सफ़री मुश्किलात का हल फराहम करना है। उनके मुताबिक हुकूमत चाहती है कि खवातीन खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ें और समाजी और मुआशी शोबों में फ़ाल किरदार अदा करें। इस स्कीम के ज़रिए मुलाज़मीन पेशा खवातीन को सहूलत मिलेगी कि वो किस्तों पर इलेक्ट्रिक बाइक्स हासिल कर सकेंगे, जिससे इनका इन्हिसार गैर महफूज या गैर काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट पर ख़त्म हो जाएगा। और इसी दौरान हुकूमत ने ग्रीन बस स्कीम के तहत नई बसों की खरीदारी भी मुकम्मल कर ली है
और ये बसेस अक्टूबर के वस्त तक कराची बंदरगाह पहुंचने की तवक्को है और इन्हें बलूचिस्तान के बड़े शहरी मराकज़ में चलाया जाएगा और ख़वातीन के लिए खुसूसी पिंक बस सर्विस का भी आगाज़ किया जाएगा ताकि उन्हें महफूज और कम लागत सफरी सहूलत फराम हो सके। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम और ग्रीन बस के मंसूबे अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिए जाएं। उन्होंने उन्हें शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और आवाम की रोज़मर्रा मुश्किलात के हल के लिए कलीदी इक़दामात करार दिया है। अक्टूबर की बात की, यानी कि इसी मंथ की स्कीम जो है वो आखिर तक हो जाएगी। इससे पहले आपको पता है पंजाब में हमने देखा इसी तरह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से पिंक स्कूटीज़ का इफ्तिताह किया, वो स्कीम शुरू की। फिर उसके बाद हमने बिलावल भुट्टो साहब को भी देखा, कराची में, सिंध में ये स्कीम शुरू हुई। अब हम बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक अच्छा काम करेगा दूसरा भी अच्छा काम करेगा, अगर एक बुरा काम करेगा और आप बोलेंगे नहीं तो वो बुरा काम भी इसी तरह से आगे स्प्रेड होता जाएगा। लेकिन हमारा काम है आपको खबर ही देना। हमने कल भी कहा था कि अगर किसी के एंड से अच्छा काम हो रहा है और दूसरा उसको अडॉप्ट कर रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। अब हम उम्मीद करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह की स्कीम शुरू हो जाए, है ना, क्योंकि पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इसके साथ साथ जितनी भी, जैसे हमने पहले बात की कि अक्टूबर का एंड, तो अब जितनी भी उसमें ज़ाहिर है जिस तरह से जो टर्म्स एंड कंडीशंस वैसे काम नहीं करेंगे वहाँ पे बयानिया बिकता है ना। ये बात भी आपने ठीक की है। तो अभी ज़ाहिर है ये वर्किंग लेडीज़ के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, और फिर बाइक स्कीम्स का भी ऐलान किया गया है। इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे किस तरह से आसान के साथ फाइनलाइज होंगी, तो वो मजीद इन्फॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अक्टूबर का एंड बताया जा रहा है, यानी कि आज अक्टूबर का आगाज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं और एक और आपको इनकलाबी खबर बताते हैं। अच्छी न्यूज़ है, पाकिस्तान एक और इनकलाबी कदम उठाते हुए जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट को खला में भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इससे पहले भी चीन की मदद से खला में हमने सैटेलाइट भेजा था, आपको याद होगा, जिसकी खबर भी हम शेयर कर चुके हैं। तो कौमी खलाई इदारे स्पार्को की क़यादत में तैयार करदा ये सैटेलाइट अक्टूबर 2025 में खला में रवाना किया जाएगा, यानी कि इसी मंथ, जिससे मुल्क की साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की रफ्तार मजीद बेहतर हो जाएगी। और इस जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट का मकसद क्या है? मादनी वसाइल की तलाश, ज़रूरी तरक्की, फिर जो भी हमने देखा हालिया सैलाब उसकी निगरानी, ग्लेशियर्स के पिघलने के हवाले से इंफॉर्मेशन, फिर फ़ज़ाई आलूदगी के मुताले में सहूलत फराहम करना। और स्पार्को के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ खान ने एक वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब में ये बात कही। ये सैटेलाइट मादनियात, पौधों, मिट्टी और पानी के मयार के दुरुस्त और जदीद अदाद शुमार भी फराहम करेगा, जिसकी मदद से कई बरसों के सर्वे अब चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएंगे, जहाँ इतना टाइम लगता था। और चेयरमैन स्पार्को ने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान का ये कदम कुदरती वसाइल के मौसर और पायदार इस्तेमाल की राह भी हमवार करेगा। ये टेक्नोलॉजी पॉलिसी साजों और मुहक्किकीन को बर वक्त शवाहिद पर मबनी फैसले करने में भी मदद देगी, जो मुल्क की माशी और माहौलियाती तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और इसके साथ साथ स्पार्को जैसे कौमी इदारे मुल्क की मफाद और अगर बात की जाए आलमी मयार की, तो उसके हुसूल के लिए भी काफ़ी कोशा नजर आते हैं और खित्ते में खलाई टेक्नोलॉजी का एक मजबूत मरकज बनने की जानिब भी हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे, और पाकिस्तान खला में अच्छे काम कर रहा है और पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर डेफिनेटली जिस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, इसी तरह से खला में भी उसी स्पीड के साथ काम कर रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी हौसला अफजा खबर है। ख़वातीन वज़ात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज जो कि हमने आपके साथ शेयर की। यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम पंजाब का रुख करेंगे, जहाँ पे ज़िला मंडी बहाउद्दीन में ख़वातीन सेहत कारकुनों की एक टीम जो कि HPV वैक्सीन लगाते हुए उस पर हमला किया गया, और 3 दिन के अंदर ये दूसरा वाक़या है जो कि हमें रिपोर्ट हुआ है। बिल्कुल, और इसी पर हम बात कर लेते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि हमने इसके ऊपर कितने सेगमेंट्स किए। हमने डॉक्टर्स को बुलाया और बताया कि HPV वायरस जो इस तरह से फैल रहा है ख़वातीन में, लेडीज़ में, उसके क्या क्या नुकसानात हैं, बच्चियों में, और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नहीं है। तो हमें डॉक्टर्स ने यही बताया कि साइड इफ़ेक्ट इसके कोई नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ख़वातीन में पाया जाता है, इस वजह से उनकी रेशो ज़्यादा है, और इसीलिए ये मुहिम चलाई गई 3 मरहलों पर। इसी पर पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अफजल हुसैन बड़ाइच हमारे साथ मौजूद है मीन से। अफजल, बताइएगा, ये 2 बार हमला हुआ है, अभी तक क्या कुछ हुआ? FIR दर्ज हो गई थी, गिरफ्तारी हुई है? जी शुक्रिया। ये पंजाब भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी 15 सितंबर से 28 सितंबर तक ये 9 से 14 साल की बच्चियों को जो सर्वाइकल कैंसर पोलियो मुहिम की
ह्यूमन पेपलो वायरस जो वैक्सीनेशन है, इस अमल के दौरान मंडी बहोदीन में एक पहले वाकया हुआ, उसके बाद फिर दूसरा वाकया हुआ जिसमें LHV की उसकी जो टीम है उनको इसके अमल के दौरान रुकावट की गई और ज़िद किया गया। इसका पता चलो कि इसकी FIR हो गया और ये वाकया कुठियाला शेखा के हदूद में एक एलिमेंट्री स्कूल में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की वैक्सीनेशन के दौरान पेश आया, जहाँ पर इनकी एक टीम है, वहाँ पे उनको LHW को जोर किया गया और तशद्दुद किया गया, जिसके तनाजुर में 15 बार कॉल की पुलिस आई, खवातीन को गिरफ्तारी खवातीन थी उसको गिरफ्तार करके FIR कर दी गई है। और ये भी बताओ कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी इस तरह के पंजाब में वाकयात होते रहते हैं। इस वाकया के नोटिस के बाद जो वजीर सेहत है उन्होंने नोटिस लिया और CEO हेल्थ मंडी बहोदीन डॉक्टर किरण से इस वाकया की तफसील भी मांगी है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये जिस तरह आपने खुद कहा कि ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह की नौयत के 3-4 वाकयात तो हमें एक ही जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इन वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है? जी ये दूसरा वाकया हुआ है, पहले एक वाकया हुआ है उसके बाद अभी ये दूसरा वाकया हुआ है और इसके बाद ख्वाजा इमरान जी ने नोटिस लिया और DPO मंडी बहोदीन को भी उन्होंने कहा है और जिली इंतजामिया को भी, चूंकि जिली इंतजामिया मुतहर्रक है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो बच्चियों को लगे, तो DPO को ये उन्होंने कहा कि आप जो टीम जा रही है जिसमें LHW और बाकी जो हेल्थ वर्कर्स है उनको खसूसी तौर पर जो है ना सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि आगे से कोई इस तरह का ना होना वाकया ना हो। सही, थैंक यू सो मच अफजल हुसैन वड़ाइच, हमें इन्फॉर्मेशन से आगाह कर रहे थे। लेकिन ये 3 मराहल पर चलाई जानी थी, पहले मरहला था, इस तरह दीगर सूबे भी थे, फिर 2026 में आगे चलना था 2027 में, लेकिन अभी इस तरह की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है तो हम क्या कह सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं समझता हूँ कि इस तरह कल हमने बात की थी गजल, मुल्क की इकॉनमी की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ हम अगर सफारती महाज की बात करें, सऊदीया के साथ अपने ताल्लुकात की बात करें, अमेरिका के साथ या चाइना के साथ ताल्लुकात की बात करें, उसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो रहे हैं, अच्छा दिखा भी रहे हैं हम, लेकिन जो हमारी मईशत है उसको लेके कुछ अच्छी खबरें नहीं है। एक तो सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और सैलाब ने लाखों ख़ानदानों को बेघर किया, फसलें तबाह हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। इस हवाले से गवर्नमेंट ने तकरीबन 400 अरब रुपए भी रखे हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए, इन लोगों के लिए, इन ख़ानदानों के लिए। दूसरी जानिब अगर बात कीजिए तो IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात थे, फिर $1 अरब की जो किस्त थी उसने भी आना था। सो कहीं ना कहीं हमारी मईशत उसी डगर पे है जिस डगर पे हमने पहले छोड़ा था। हम IMF के साथ जब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जब तक $1 अरब रिलीज नहीं होगा, तब तक हमारे मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। सो मईशत को ठीक करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। एग्जैक्टली और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है ये हमें बेहतर बनाने। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हकान नजीब साहब, आप माहिर माशियात हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने अपनी इब्तिदा में बात की ना कि एक तरफ तो हमारा डिफेंस, एक तरफ डिप्लोमेटिक में हम बिल्कुल पीक पर जा रहे हैं, फिर एक तरफ अगर हम पॉलिटिकल देखें इंस्टेबिलिटी किसी हद तक है लेकिन वो काउंटर हो रही है। फिर तीसरी बात आती है इकोनॉमी की, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स नंबर तो किसी हद तक ठीक नजर आते हैं लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफी गड़बड़ है। क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैन आई जस्ट से कि ये जो आपने HPV वैक्सीन की गुफ्तगू की है, यू नो दिस इज ट्रूली इम्पोर्टेंट। एक तो लोगों को ये भी बताएं कि ये 2006 में दरियाफ्त हुई थी, आज 20 साल के करीब होने को आए हैं कि दुनिया भर इसको इस्तेमाल कर रही है और इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स जिस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान में बगैर लिटरेचर यानी कि उस पर जो तहकीक अवेलेबल है उसको पढ़े अवेलेबल है की जाती है। इसको पढ़ें। 6 से 11 साल की उम्र की दुनिया भर इसको मेनी कंट्रीज, मल्टीट्यूड ऑफ कंट्रीज में इस्तेमाल होती है। और ये बात मुझे 2006 में मालूम हुई और जब मैंने देखा अपने दोस्त या यंगर जो लोग थे वो जो इसको लगवा रहे थे, जब यू नो आई यूज्ड टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एंड एट दैट टाइम आई heard about it and people were using it। और आज 20 साल बाद भी अगर हम इस तरह की गुफ्तगू करेंगे ना तो ये जो हमारी बच्चियां हैं 6 से 11 साल की, हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे एंड दैट इज नॉट अ गुड। ये आपकी बच्चियों का के लिए है, मेरी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए है। प्लीज थिंक अबाउट इट। अगर नहीं मालूम तो किसी डॉक्टर से, तहकीक जिसने की हो उससे पूछ लें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी बहुत जिसे कहेंगे फरावानी से गुफ्तगू करें एंड दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इट। सो आपने बहुत अच्छी स्टोरी रन की। दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है जिस नहज पे खड़ी है आज, एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है पाकिस्तान की इकोनॉमी में बिकॉज हम IMF के साथ एंगेज हुए। उनका काम ही ये है कि जो पेशेंट है उसको ICU के वार्ड से निकाल कर, क्योंकि वो ICU का डॉक्टर है, ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर ले आए।
जिसका मतलब है अफरात-ए-ज़र कम हुई, कीमतों के बढ़ने की शरह 5% के करीब आ गई। ये बहुत नीचे है कंपेयर टू 2 साल पहले 29% के हिसाब से कीमतें बढ़ रही थी। बैरूनी खसारा संभल गया है थोड़ा सा। जो अंदरूनी खसारा है उसको संभालने के लिए बहुत हैवी टैक्सेशन का बाउट हुआ, विच इज प्रॉब्ली नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। बट जो भी अथॉरिटीज ने तय किया, चले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सो आपका जो अंदरूनी खसारा है वो संभल गया है। इसी असना में आपको मौका मिला था, जो आप कहती है ना माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? आपने बहुत अच्छी बात की है। ये तो एक मैक्रो पिक्चर है जिसको आपने स्टेबलाइज कर लिया, और मैक्रो पिक्चर स्टेबलाइज हो जाती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 12-18 महीने में जब आप IMF से एंगेज होते हैं। पैसे भी आ गए बाहर से, रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट भी हो गई, वापस भी ना करना पड़ा, ये सब हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है? प्राइवेटाइजेशन क्या आपने देखी? आज 25 साल से डिस्कोर्स प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे हैं। मैं अब भी समझता हूं कि वी आर नॉट रेडी टू गो अहेड विद देम। और जब मैं रेडी कहता हूं, मैं इसका मतलब होता है हैव वी डन द टेक्निकल वर्क टू गो थ्रू, एम्बियंस क्रिएट हो गया। इट सीम्स डिफिकल्ट बट आई रियली होप। PIA है, एविएशन सेक्टर है, रेलवे के मसाइल हैं कि उसको चलाना किस तरह है, मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चलाना है, ठीक किस तरह करना है। इसी तरह बहुत से और झैली अदारे हैं, 170 टोटल अदारे हैं, 70-80 जो हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस मेन हैं, उनकी सब्सिडरीज हैं। सो ये एक रिफॉर्म है। दूसरा आपका एक टैक्स रिफॉर्म है। हम हमेशा बात तो करते हैं ब्रॉडनिंग की, पर सबको मालूम है कि एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी एंड रिटेल, इसमें इतने बड़े गैप्स हैं, बोथ ऑन द पॉलिसी साइड एंड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, पर हम नहीं ठीक कर पाते और लोग भी नहीं मानते। देखिए ये तो एक यू कैन क्लैप विद बोथ हैंड्स बट नॉट विद वन हैंड। लोगों को भी तो समझना चाहिए ना कि टैक्स देंगे तो फरावानी होगी पैसे की, तो खर्च होंगे और मुल्क चलेगा। ये एक बात होगी। और जो तीसरी चीज आई थिंक हम नहीं कर पाते, जो इन्वेस्टमेंट का एम्बियंस बनाना है पूरे मुल्क में, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि आसानी पैदा हो कारोबार करने की, लो रेट्स हों, लोग कारोबार खोल भी सकें, उसको परवान चढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो, और उसको क्लोज करना हो तो उसमें भी आसानी हो। ये हैं रियल 3 चीजें जो माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म में करनी है। और जो दूसरा आपने माइक्रो का जिक्र किया, आप ये सोच रहे होंगे लोगों पे क्या असर पड़ता है। देखिए लोगों पे ये असर है कि अगर उसी तरह कीमतें बढ़ती रहती तो बहुत तकलीफ होती। अगर उसी तरह जो मुल्क की डिफॉल्ट की बातें हो रही थी तो स्टॉक मार्केट आज राइज ना करती। गुड लक टू द 300,000 पीपल, 3 लाख अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं, मैं एक अप्रॉक्सीमेट सी बात कर रहा हूँ, उन गुड लक टू देम, देव मेड गुड मनी, बड़ी अच्छी बात है। अब मौका ये है कि इस फरावानी को अगर आपने लार्ज स्केल पर लेकर जाना है तो अपना ग्रोथ का फ्रेमवर्क, आपने पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की ठीक करनी है, कर लें। इसमें हुकूमत का भी काम है, प्राइवेट सेक्टर का भी काम है, सबसे बढ़ के तहकीकी इदारों का काम है। ये सब सख्त बिल्ड करनी पड़ेगी इकोनॉमी को तब्दील करने के लिए। इकोनॉमी की जो राह है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड होनी चाहिए, अभी क्या बेस्ड है? कंजम्पशन बेस्ड है। वो बाहर से पैसे लेने पे नहीं बेस्ड होनी चाहिए, बल्कि इंडिजिनस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड होनी चाहिए। ये एक चीज तब्दील होनी है। पाकिस्तान के जो खर्चे हैं और जो कमाई है उसको ठीक करने के लिए खर्चे कम करें, यानी कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट फेडरल गवर्नमेंट की बेहतर होनी चाहिए, ना कि हम टैक्सेस के निजाम को उन्हीं लोगों पर, आप जैसे लोगों पर, इनकम और नॉन इनकम यानी सैलरीड एंड नॉन सैलरीड और मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ाएं, बल्कि दूसरों पे ले गए। ये एक ओवरऑल जायजा है। लास्टली मैं कहता हूं कि ये मौका बहुत अच्छा है ये करने के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान जब डिफेंस पैक्ट हुआ, 10 मई हुआ, US से रिलेशन आगे बढ़ा, चाइना से रिलेशनशिप आगे बढ़ा, सो मिडल ईस्ट से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके चाइना तक, यू हैव अ गुड स्टोरी टू टेल, बट दैट स्टोरी विल ओनली वर्क अगर हम अपने घर की ये सब चीजें ठीक कर लें, और इससे अच्छा मौका शायद आएगा नहीं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा खाकान साहब, आपने बहुत ही अच्छा आखिरी जो जुमला बोला ना कि बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, लेकिन हमने अपने घर के मामलात ठीक करने। राइट नाउ हम पिछले 1.5-2 साल से आपसे बात कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि इस गवर्नमेंट को भी तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, प्राइवेटाइजेशन हो नहीं सकी, टैक्सेशन का निज़ाम हमने कहा जी कि बड़ी सख्ती होगी, बहुत कुछ होगा, डेट्स पे डेट्स बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन जो लोग हैं वो इस नेट में आने के लिए तैयार नहीं है, या फिर गवर्नमेंट उस तरह से एफर्ट कर नहीं रही, सो इन्वेस्टमेंट भी उस तरह से आ नहीं रही। सो ये हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? क्या हम यही बातें करते रहेंगे और ये 5 साल गुजर जाएंगे?
सो दैट्स ट्रूली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो ये कि 5 साल गुजार नहीं सकते, बिकॉज अगर 2 साल बाद IMF की एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी तो जब $25 अरब दुनिया से मांगने जाएंगे तो मुश्किल होगी। सो टाइम तो 2 साल का है, जो भी करना है। अब सितंबर में प्रोग्राम को 1 साल हो गया, 2 साल का प्रोग्राम है, यहाँ तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर इसमें से निकलना है, और निकलना चाहिए। ICU के डॉक्टर के पास हर वक्त नहीं रहना चाहिए, तो अपने घर को ठीक करना है। these are difficult things to do, और इसकी लॉन्ड्री लिस्ट नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत बड़ी लिस्ट नहीं दी, मैंने सबसे पहले यही कोशिश की, ये 3 ही चीजें आपने ठीक करनी है। अगर इन 3 चीजों को ठीक करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक थोड़ी प्राइवेटाइजेशन कर लें, एक थोड़ी ओवरऑल एम्बियंस ठीक कर लें इन्वेस्टमेंट की, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर्स को संभाल लें, तो आपकी ये सिचुएशन बनना शुरू हो जाएगी कि आप सेल्फ जिसे कहेंगे कमाई से अपने लोकल खर्चे भी और बाहर के भी कर लेंगे। अब बात यह कि ये सब करने के लिए तो आपको एक्सपर्टीज चाहिए। ये एक्सपर्टीज जो है, ये जब तक लोकल डॉक्टर्स हायर नहीं होंगे ये करने के लिए, ये होगी नहीं। अगर ये हो सकती तो 78 साल में हम एक जनरलिस्ट रजीम में कर लेते ये सब कुछ। आप मैं दोनों जानते हैं ना कि अगर पेट का दर्द होता है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर मैं आपको भेज दूं कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो आप कैसे ठीक होके आएंगे? नहीं होके आएंगे। तो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि ये टफ कॉल्स नहीं है, टफ टास्क्स हैं। टफ टास्क्स आर ओनली डन बाय टेक्नोक्रेसी। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेसी को जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आपने मल्टीलैटरल्स को या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को एक हद तक इस्तेमाल करना है, एक हद तक उनकी एक्सपर्टीज हेल्प कर सकती है, बट ये जो लोकल सर्जरी है वो लोकल डॉक्टर्स नहीं करनी है। ये है इसका असल जवाब। प्लस आई थिंक जो सारी एग्जीक्यूटिव है और पॉलिटी है वो सोच जरूर रही है, जैसे आपने टैक्स में कहा, इन्फोर्समेंट की बहुत गुफ्तगू होती है और बहुत से एक्सटर्नल एक्टर्स, मैकेंजी है, FCDO है, बहुत से ये लोग काम कर रहे हैं। गुड लक टू देम, लेट्स होप कि दे कैन मेक अ जैसे कहेंगे सब्सटैंटिव चेंज। दैट इज व्हाट द कंट्री कैन डू राइट नाउ। ये मैं इसलिए कहता हूं कि एम्बियंस ऐसी है ना, मतलब कौन सी चीज है जो हमें रोक रही है? सिर्फ एक चीज है जो हमें रोक रही है, और वो ये चीज है कि कैन वी पुट टुगेदर द एक्सपर्टीज टू डू दिस। बाकी तो दुनिया साथ खड़ी है, मुल्क के लोग भी साथ ही खड़े हैं, पॉलिटिकल भी एक स्टेबिलिटी सी है, ऑल डायरेक्शनली एक तरफ पुल कर रहे हैं। सो अब नहीं करेंगे तो फिर मतलब कब करेंगे? सही। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हकान नजीब मौजूद थे और बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने समझाया कि हम हर वक्त डॉक्टर के पास नहीं रह सकते, अब डॉक्टर के पास से हमें जाना होगा। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो शायद कुछ बेहतरी आ सके। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब सियासत की बात करेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इल्ज़ामात, तसादात और इत्तेहादियों के दरमियान कशीदगी से भर गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। मरीम नवाज के बयानात पर भी सवाल उठ रहे हैं, और फिर सैलाब पर और कराची में जो अवामी मसाइल हैं उस पर भी सूबों और वफाक के दरमियान इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। ऐसे में असल सवाल मेरा ये है कि सियासी जमातों के इस रवैये का नुकसान कौन भुगतेगा? बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ राना अजीम साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज़किया निगार भी हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले सवाल पंजाब और सिंध की सियासत को लेकर करूँगा। अज़मा कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी को पंजाब की सियासत में दखल नहीं देना चाहिए, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो सिंध में जो दूध की नहरें उन्होंने बिछाई हैं या बाई हैं वो सबको मालूम है। सो इस वक्त ये जो चपकलश चल रही है नून लीग में और पीपल्स पार्टी में, इसकी बुनियादी वजह क्या है? कोचिंग दिन में रखिएगा कि ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती है। मैं ये आपको बिल्कुल कह रहा हूं, ये नूरा कुश्ती है, और नूरे कुश्ती का आज इख्तिताम हो गया है और कुछ आने वाले दिनों में मजीद इख्तिताम हो जाएगा। आज बैकडोर इनके राब्ते भी हो गए हैं। आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, यानी एक दिन पहले असेंबली में भी और आज भी एक बहुत अहम इनकी मीटिंग होने जा रही है। ये इतना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये एक दूसरे के साथ आपस में बिल्कुल ठीक है। उसमा बहारी क्या कहती है, मरीम नवाज साहबा क्या कहती हैं, उधर से बिलावल साहब क्या कहते हैं, शकील मेमन क्या कहते हैं, ये सारा कुछ जो चल रहा है, सईद गनी क्या कहते हैं, ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती है और नूरा कुश्ती के अलावा कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी इख्तिदार के तालाब से बाहर नहीं जाएगी और मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ेगी, और मुस्लिम लीग नून भी किसी तौर पर भी पीपल्स पार्टी को अपने से अलहदा नहीं करेगी। ये बयान तो आज आप देखिए राना सनाउल्लाह ने भी दे दिया है, ये बयान तो बाकायदा आजम नज़ीर तारड़ ने भी दे दिया है।
तो लिहाजा ये एक नूरा कुश्ती थी, और नूरा कुश्ती होती है ना हमेशा, ये वक्ती तौर पे तो लगता है कि बहुत बड़ा दंगल हो रहा है, लेकिन आखिरकार नूरा बिल्कुल राणा साहब, हमने ये चीज देखी है कि दोनों में काफी इख्तिलाफात नजर आए हैं, लेकिन इत्तेहाद वैसे ही बरकरार रहता है। मुझे ये बताइएगा, ये जो पीपल्स पार्टी की नायब सदर हैं सेनेटर शरी रहमान साहिबा, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद पर उन्होंने रद्द-ए-अमल जो दिया, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने इत्तेहादियों से तमीज़ के दायरे में रहकर बात की है, और इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होता कि आपके दिल में जो आए आप बोलते रहें। अगर इत्तेहादियों का यही रवैया है तो फिर पीपल्स पार्टी का हुकूमत का साथ देने का क्या फ़ायदा? फिर इस बात को हम कैसे लें? आपको मैं इस बयान के बाद की एक खबर दे दूं, आपको ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दूं। अच्छा। मियां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की क़यादत में राब्ता हुआ है, शहबाज शरीफ से नहीं है। अच्छा। मियां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की क़यादत में राब्ता हुआ है, और आपको आज से ही या तो बिल्कुल नरमी नजर आ जाएगी, या तोपों का रुख जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। और पीपल्स पार्टी के आज आपको एक हेडलाइन नजर जरूर आएगी कि नून लीग के साथ जो इख्तलाफात थे वो खत्म हो गए। बस इतना सा मामला होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग उस वक्त दोबारा से नूरा कुश्ती शुरू करेंगे जिस वक्त इन्हें नजर आएगा कि अब एक बड़ी अपोजिशन को खत्म करने के लिए एक छोटी अपोजिशन जो है वो बनना पड़ेगा। देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, शरी रहमान के बयान के बाद पीपल्स पार्टी को तो ये ऐलान करना चाहिए था कि हम इस इतिहास से बाहर निकल जाते हैं। क्यों नहीं निकल रहे? ये ऐलान क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी के पास भी अहम तरीन ओहदे हैं। पीपल्स पार्टी भी इस रियासत के अंदर अहम तरीन जिम्मेदारियां सारी अंजाम दे रही है। 2 सूबों में वज़ीर आला है, उनके गवर्नर हैं 2 जगहों पर, डिप्टी स्पीकर उनका है, सदर पाकिस्तान उनके हैं, ऐसे ही है। तो मुझे बताएं कौन चेयरमैन सेनेट उनके हैं? तो फिर यहाँ तो इक़्तिदार छोड़ दें और नारा लगा दें कि जी हम अपोजिशन है, हम किसी सूरत में इनके साथ नहीं जाना चाहते। तो जब ये भी नहीं करते और सिर्फ ये हल्का सी मौसीकी चलाए रखते हैं, ये मैं समझता हूँ इन सबको ना, मैं अपनी जुबान में कहता हूँ, ये सारे ऐसे अदाकारा हैं जैसे हमारी मीरा है ना, अदाकारा मीरा, जो खबरों में रहने के लिए इन रहती हैं, तो ये भी इनका भी हिसाब है। बिल्कुल राना साहब, अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात की जाए तो उन्होंने शिकवा भी किया कि पंजाब की सैलाबी सूरत हाल की तबाही पर दूसरे सूबों ने सियासत की है। क्या वाकई दूसरे सूबों से इस वक्त आपको लग रहा है उनके बयानात से कि सियासत हुई है पंजाब की सैलाबी सूरत हाल पे? बात यह है, क्या पंजाब की तबाही नहीं हुई? क्या आज के दिन तक मुल्तान मोटरवे जो है, जो सक्कर तक जाती है, खुल सकी है? क्या ये मोटरवे बंद नहीं है सैलाब की वजह से? क्या आज के दिन तक लोग अपने घरों में वापस जा सके हैं? क्या आज के दिन तक पानी खत्म हो सका है? क्या आज के दिन तक वो लोग जो इस सैलाब से तबाह हो गए, क्या वो आबाद हो गए? देखिए, इस पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी भी है, तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग काफ है। तो सारी सियासी जमातों को सियासत करने का तो हक हासिल है। और सियासत होती क्या है कि आप अपने हरीफ पर या अपने मुखालिफ पर या हर उस शख्स पर जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप उस पर जो इक्तदार में होता है उस पर तनकीद करना ही तो सियासत है। तो आप किस तरह रोक सकते हैं? देखिए, मरियम साहिबा नहीं रोक सकती, ये तनकीद होगी। आप जब मरियम साहिबा इक्तदार में नहीं थी तो क्या वो लोग तनकीद नहीं करते थे? ये तनकीद का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, आला क़यादत बोलना बंद कर देगी तो यहाँ पर अफसर चंद बोलना शुरू हो जाएंगे, इसी यहाँ पर कोई और लोग शख्स बोलना शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सिलसिला इस तरह जारी रहता है और हम देखते भी आए हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी कहा है कि इस्लामाबाद में बैठकर कराची को ठीक नहीं किया जा सकता। फिर ऐसा हो कि विफाक 20 अरब नहीं 200 अरब दे, हम खुद शहर को ठीक कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि कराची के मसाइल पर हम देख रहे हैं विफाक और सूबे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अवाम ही पिस रही है? ये सब ब्लेम गेम है और हर बंदा बचने की कोशिश कर रहा है कि मुझ पर ना पड़े। मुझे बताया कि अगर ये, फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर 20 अरब नहीं मिलते, अगर 100 अरब नहीं मिलते, 50 अरब नहीं मिलते, कोई पैसा नहीं मिलता, तो फिर पीपल्स पार्टी जो कहती है कि पंजाब में हमसे किए वादे पूरे नहीं हुए, कराची के हवाले से हमसे किए वादे पूरे नहीं हुए, सिंध के हवाले से हमसे किए वादे पूरे नहीं हुए,
हमारे बजट पे जो हमने कहा था उसके हवाले से हमारे वादे पूरे नहीं हुए, तो फिर क्या लेने बैठी है? छोड़े इसको और छोड़कर साइड पे हो जाए। ये छोड़ भी नहीं रहे। ये वो हिसाब है कि आप इक्तदार के मजे भी ले रहे हैं, इक्तदार के तालाब की आप मछली भी है, और बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हमने यहाँ पे नहीं रहना, हमें पूरे काम नहीं करने दिए जा रहे। ये सब एक ड्रामेबाजी है ताकि अपनी आवाम से बचा जाए। ठीक है राना साहब, मच हो जाएगा। खवातीन वज़ारत राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे जो मुल्क की सियासत के ऊपर बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खवातीन और ज़ात, अब हम बात करेंगे कश्मीर की बाहिम्मत बेटी नबीला खालिक की, जिन्होंने साबित किया कि ख्वाब और हौसले एक साथ हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। इंजीनियर होने के साथ साथ एक माँ और प्रोफेशनल रनर के तौर पर नबीला ने अपनी ज़िंदगी के तमाम किरदार बाखूबी निभाते हुए दुनिया के बड़े मैराथन इवेंट्स में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। सेहत और फिटनेस के सफ़र से शुरू होने वाली ये कहानी अब बर्लिन मैराथन तक जा पहुंची, जहां नबीला ने ना सिर्फ अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन का मुजाहरा किया बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि पाकिस्तानी खवातीन हर मैदान में अपनी पहचान बनाने की सलाहियत रखती हैं। नबीला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनकी कहानी जानने की। नबीला एक मैराथन रनर एंड फिटनेस कोच भी है। थैंक यू सो मच नबीला फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने बड़ा अच्छा आपको इंट्रो कराया, मुझे ये बताएं कि आप इंजीनियर भी हैं माशाल्लाह, मदर भी हैं, फिर रनर भी हैं। ये तमाम किरदारों को किस तरह से आपने बैलेंस किया हुआ है? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। ये सब कुछ बैलेंस करना इतना आसान नहीं है, मगर अगर प्लानिंग और डिसिप्लिन हो तो सब कुछ मुमकिन है। मैं जैसे सुबह सवेरे ट्रेनिंग करती हूँ, दिन को मैं काम पे फोकस करती हूँ और शाम को बच्चों के साथ वक्त गुजारना, अब यही मेरी रूटीन बन गया है। सबसे बढ़कर पाकिस्तान रोड रनर, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रनिंग कम्युनिटी है, और उसने मुझे वो ना सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया बल्कि उसने मुझे बहुत हौसला और सपोर्ट भी फराहम की, जिसकी वजह से मैं ये तीनों किरदार बैलेंस कर सकती हूँ। दैट्स वेरी ग्रेट। और आपका क्योंकि ताल्लुक भी पहाड़ों से है, बलंदरी और रावला कोर्स हो, उसका भी कोई असर होता है कि पहाड़ों में आपको पता है बहुत ज़्यादा आप चलना फिरना, पहाड़ चढ़ना, ऊपर नीचे करना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है फिर जीन्स में शामिल हो जाती हैं, मगर ऑफ कोर्स इससे बहुत फ़र्क पड़ता है ऊपर चढ़ने फिरने से कि आपको आपकी स्ट्रेंथ, बिल्कुल आपको उससे स्ट्रेंथ मिलती है। सही। अच्छा नबीला, ये फिटनेस जर्नी की तो स्टोरी बताएं, ये कैसे आपने शुरू किया? अच्छा, मेरी फ़िटनेस जर्नी सिर्फ मेरी सेहत को बेहतर करने के ख्वाब से शुरू हुई थी, और उसके बाद पाकिस्तान रोड रनर ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया था जहाँ पे मैंने खुद को आजमाया और मुझे आगे बढ़ने का हौसला मिला। मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो एक एक्टिव और एक मजबूत माँ को देखें और सीखें कि ख्वाब हमेशा मुमकिन हैं। सही, बिल्कुल ऐसी है। और मुझे ये भी बताइएगा कि अभी अगर आप बर्लिन मैराथन की बात करें, ये आपका दूसरा बड़ा एक मैराथन इवेंट था, इसके हवाले से इस तजुर्बे को आप किस तरह से देखती हैं और हाउ पॉजिटिव दिस इज़ फॉर यू एंड योर कैरियर? ये मेरे लिए एक बहुत ख्वाब जैसा तजर्बा था। एक दुनिया का दूसरा बड़ा मैराथन होने के बावजूद उसने मुझे सिखाया कि सब्र और मेहनत के साथ सब कुछ मुमकिन है, और इसने मुझे मेरी ज़िंदगी में मुझे डिसिप्लिन सिखाया है, मेरी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी सिखाई है, जो कि मैं अपने हर पार्ट ऑफ लाइफ में अप्लाई कर सकती हूँ। सही। अच्छा नबीला, ये बताएं कि इस मैराथन में ज़ाहिरा इससे पहले भी आपने की, ये दूसरा बड़ा आपका था तो इसमें आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ आपने पॉजिटिविटी देखी जो आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी दूसरी लेडीज़ ख़वातीन के लिए भी जो इसमें आना चाहती हैं? सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यही कह रही हूँ कि एक पैगाम देना चाहूँगी मैं एक नौजवान लड़कियों को पाकिस्तान की, कि अपने ख्वाब पूरे करने से ना डरें। चाहे वो ख्वाब पढ़ाई का ख्वाब हो या खेल का, आप अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकती हैं। अगर मैं एक माँ और एक वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ साथ मैं एक आम पाकिस्तानी लड़की हूँ, मैं अपनी जर्नी मैराथन तक लेकर जा सकती हूँ, तो आप भी सब कुछ कर सकती हैं। और पाकिस्तान रोड रनर एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, रनिंग कम्युनिटी है। आप इस तरह की कोई कम्युनिटी तलाश करें और वो हौसला पाएं ताकि अपनी ज़िंदगी के लिए आप एक नया रास्ता बना सकें।
बिल्कुल ऐसी। अच्छा नबीला, मुझे ये बताइएगा कि मैराथन रनर आप हैं और जब आपने ये रनिंग स्टार्ट की इसके बाद, क्योंकि किसी भी फील्ड में कोई शख्सियत जाती है, कोई शख्स जाता है, कोई खातून जाती है, उसके अंदर बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ भी आती हैं, डिसिप्लिन आता है। सो मैराथन रनिंग के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ तब्दीलियाँ आई? तब्दीली जैसे मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन सीखा मैंने अपनी ज़िंदगी में, और वही चीज़ मैं ट्रांसफ़र कर पा रही हूँ अपने बच्चों की ज़िंदगी में कि हर चीज़ डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से पॉसिबल है। आपने वही जैसे कहते हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप में हिम्मत है और आप कंसिस्टेंट रहें तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा नबीला, ये बताएं कि हमने देखा है हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं, बच्चियां, खिलाड़ी आते हैं, वो हमेशा बताते हैं कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। तो ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स और फिटनेस के कल्चर को देखा जाए तो आपने कहाँ कहाँ रुकावटें देखी हैं जिनको हमें पुर करना चाहिए? सबसे बड़ी बात जो मुझे अपनी ज़िंदगी में थी, वक्त की कमी लगती है। इसके लिए एक सपोर्टिव फैमिली का होना, फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा, हमारे कल्चर में ख़वातीन के लिए इतना स्पोर्ट्स और फिटनेस का इतना कल्चर नहीं है। और सबसे बड़ी यही कि एक सेफ़ माहौल और सहूलतें हों औरतों के लिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में भी चेंज आ रहा है। पाकिस्तान रोड रनर जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो औरतों का भी हौसला अफजाई करते हैं और एक कम्युनिटी फ्राहम करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि सोच बदल रही है और ख़वातीन भी आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा नबीला, मुझे अपने मैराथन सफ़र के हवाले से बताइएगा। बर्लिन मैराथन आप कर चुकी हैं, इसके अलावा कौन कौन से मैराथन आप करना चाहती हैं और वहाँ पे जाके पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम आप बुलंद करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मेरा ख्वाब है कि मैं दुनिया के सभी मेजर मैराथन्स जैसे न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो, लंदन, टोक्यो में सब कुछ इन सब मैराथन्स को मुकम्मल करूं। और सबसे बड़ा मेरा मकसद है कि मैं मैराथन को स्ट्रॉन्ग और इंजरी फ्री फिनिश करूं। और यही मैं पैगाम पाकिस्तान की ख़वातीन को भी दूंगी कि हर मैदान में अपने ख्वाब पूरे कर सकती हैं, वो बस हौसला और मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है। सही। आखिर में क्या कहना चाहेंगी उन तमाम नौजवान लड़कियों के लिए जिनके घरों की मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं? क्योंकि आप तो हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है, उन तमाम बच्चियों के सामने भी लाइव एग्जांपल हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ आप फील करती हैं आप एक्सप्रेस करेंगी आखिर में? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत को आप खुद पहले प्रायोरिटी बनाएं। और अगर आपने खुद सोच लिया कि मैंने ये करना है तो फिर दुनिया आपके साथ चलती है। बिल्कुल। सबसे पहले अपने अंदर ये चीज़ डालें कि मैंने कंसिस्टेंट रहना है खुद। मैं अगर तीनों चीज़ें बच्चों के साथ, जॉब के साथ, रनिंग को मैं मैनेज करती हूँ तो आप भी सब कुछ कर सकती हैं। भले आपकी वो जॉब हो, आपका पढ़ाई का मैदान हो, या आप कोई फिटनेस के हवाले से कुछ करना चाहती हैं, अपने अंदर तहिया करें और ख़ुद परसिस्टेंट रहें, ख़ुद डिसिप्लिन रहें, तो आप यकीनन सब कुछ अचीव कर सकती हैं। ठीक हो गया नबीला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नबीला खालिक हमारे साथ मौजूद थी, मैराथन रनर जिन्होंने हाल ही में मैराथन रेस में पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम बुलंद किया। ख़वातीन आज़ाद, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं, आज के दौर में मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनका बेहद इस्तेमाल बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। खेल के मैदान हो या फिर किताबों से दूर बच्चे ज़्यादातर वक्त स्क्रीन के सामने गुजारते हैं, जिसके बायस ना सिर्फ उनके जिस्मानी सेहत मुतासिर हो रही है, बल्कि अगर हम मेंटल कंडीशन के हवाले से बात करें तो जहनी नोशोनुमा और समाजी रवैयों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और ये एक ऐसा मसला है जो वालिदैन, असातिज़ा और माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया बन चुका है। इसी मसले को आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ कैरियर काउंसलर जनाब नोमान सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले जिस तरह गज़ल ने कहा कि ये जो स्क्रीन टाइम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ये सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि बड़ों का इशू है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नई नस्ल की। बच्चों की बात करना बहुत लाजमी होती है क्योंकि उन्होंने जाके कल सारा सिस्टम संभालना है। कौम के मामार असल में तो वही हैं। सो ये उनकी ज़हनी नशोनुमा में या फिर उनकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें कितना ज़्यादा इसका अमल दखल हो रहा है?
देखिए, स्क्रीन का जो एक्सपोजर है, एक तो आपने बात की वालिदैन के इस्तेमाल की स्क्रीन का जो यूज़ है, मैं ये कहता हूँ कि हम जो मिलेनियल्स हैं, हमने जो है ये बीमारी, क्योंकि WHO बैक इन 2018 इसको बाकायदा एक डिसऑर्डर करार दे चुका है, यानी कि एक बीमारी के तौर पे फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। तो हमें तो ये मौरूसी बीमारी नहीं मिली, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको ये मौरूसी बीमारी हम दे रहे हैं, और हम फ्रैंकली स्पीकिंग इंट्रोवर्ट्स पैदा कर रहे हैं। आपका जितना स्क्रीन एक्सपोजर होता है, जितना स्क्रीन टाइम बच्चा गुजारता है, उसके बाद अमली ज़िंदगी से वो बहुत दूर हो जाता है। एक तो फासला वालिदैन से और एक फासला अमली ज़िंदगी से, क्योंकि आप जो डोपामाइन है जिसकी सिक्रीशन होती है, जिससे आपको सेंस ऑफ रिवार्ड है आपके जहन में उसको स्क्रीन को इस्तेमाल करने से, वो बहुत ज़्यादा होता है। एक नॉर्मल उसका जो इम्बैलेंस है, उसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होता है, और इसके बाद जो नताइज हैं वो ये होते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, विड्रॉल के सिम्टम्स आते हैं। आप देखते हैं कि बच्चा एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा, बात बात पे बच्चा बिगड़ रहा है। आप उसको कि प्रैक्टिकल टास्क देते हैं, अमली ज़िंदगी के टास्क देते हैं, उससे भागता है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, ये तो बुनियादी असरात हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बच्चे, उन पर एंजाइटी, डिप्रेशन और पूरा जो उनका पर्सनैलिटी है ना, उस पर बड़े नुकसानदेह चीज़ें आपको सामने। नुमान साहब, वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से अभी आपने बात की है ना कि मेंटल कंडीशन हमने बात की, अब एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि उनके करियर गोल्स किस तरह से मुतासिर होते हैं। अब देखें, एक बच्चा करियर गोल्स, असल में हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हम करियर गोल्स जो सेट करना शुरू करते हैं, वो हम जब बच्चा 17 या 18 में पहुँचता है ईयर्स में, तो फिर हम सोचते हैं कि बच्चे को किस तरफ लेके जाना है, और वो बच्चा भी डिसाइड नहीं करता। हम कहते हैं कि बच्चे, और आज की जो जनरेशन है, जो जेन ज़ी है या अल्फ़ा है, वो बड़े बाख्तियार हैं, लेकिन करियर काउंसलिंग में आपका उस तनाजुर से अगर उसको देखा जाए तो मेरे ख्याल में बच्चों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि उनके जो गोल्स हैं, बच्चा बुनियादी तौर पे एक ऐसी ज़िंदगी गुजारा है, एक शैल में गुजार रहा है, क्योंकि अमली ज़िंदगी से वो कटा हुआ है। वो स्कूल में जाता है, आपने उसको ट्यूशन में लगाया हुआ है, वापस आता है, आप खुद स्क्रीन पे हैं, बच्चा भी स्क्रीन पे है, बच्चे को आपने टाइम नहीं दिया है। बच्चे को उस तरफ सोचने की, मतलब फॉर इंस्टेंस अब आप बाकी मुल्कों में देखें तो उनको एंटरप्रेन्योरल जो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वालिदैन वो खुद करवाते हैं, वहाँ पे उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन बच्चों का हमारे यहाँ जो मसला है, वो उस तरफ तो ना वालिदैन का जाना होता है या सोच होती है, ना बच्चों की कोई सोच होती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे करिकुलम में भी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा नुमान साहब, अब ये तमाम तो जो चीज़ें आप बता रहे हैं, इसमें हमारा कितना ज़्यादा कसूर है? मेरा, आपका, हमारे वालिदैन का, या फिर बच्चों के वालिदैन की अगर मैं प्रिसाइसली बात करूँ तो उनका कितना ज़्यादा कसूर है? और क्या इस ज़माने में भी, राइट नाउ इन 2025, हमको ऐसा माहौल बना सकते हैं कि हम स्क्रीन से दूर रह सकें? स्क्रीन से दूर रहना कोई हल नहीं है। बेसिकली नोबडी वांट्स टू बी एन एलियन। आप अगर बच्चे को कहते हैं, बहुत से वालिदैन होते हैं, मैंने बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है जी, मैंने बच्चों को कहा है कि आपने स्क्रीन के करीब भी नहीं जाना। देखिए, वो पीयर्स में जाएगा, वो स्कूल में जाएगा, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें करेगा, जब उसको उन चीज़ों का पता नहीं होगा तो बच्चा एलियन फील करेगा, बच्चा मिसफिट होगा। तो आप इसको रोक तो नहीं सकते। किसी न किसी हद तक जो स्क्रीन का एक्सपोजर है या जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, अगर आप उसको मॉडरेट, ये बड़ा मुश्किल है लफ्ज़ी तौर पे कहना कि मॉडरेट आप इस्तेमाल करवा रहे हो, ये करवा रहे हैं, लेकिन उसको किसी हद तक वो आपको यूज़ अगर आप करवा सकें तो वो ज़रूरी है। लेकिन बहसीयत वालिदैन आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और सबसे पहले हम पे ही ये लागू होती है कि हम खुद उस चीज़ से दूर रहें, हम खुद एग्जाम्पल बने। फॉर इंस्टेंस, कुछ अच्छी मिसालें हैं, मैंने कुछ वालिदैन को देखा है, वो घर में नो स्क्रीन आवर मनाते हैं कि हम जी कोई स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होगा, 1 घंटा हम बच्चों के साथ रहेंगे, हम खेलेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेंगे, हम लूडो खेल रहेंगे बच्चों के साथ, हम बच्चों को कोई और एक्टिविटी दे देंगे। दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। ठीक हो कि ये वे फॉरवर्ड है। इससे पहले कि गज़ल सवाल करें, अगर आपके पास कोई सवाल है नुमान साहब से पूछने का तो आप पूछ सकते हैं 051-890-1008, और दूसरा नंबर है हमारा 051-2624-946। इन 2 नंबर्स पे आप कॉल करके अपने बच्चों के हवाले से, स्क्रीन टाइम के हवाले से आप कोई भी मशवरा लेना चाहें तो नुमान साहब से ले सकते हैं। सही। अच्छा नुमान साहब, जिस तरह भी हमने बात की है कि पेरेंट्स तो ज़ाहिर है अब हम ऐसी एजेस में हम आ चुके हैं, या हमारे पेरेंट्स भी, कि वो कर सकते हैं, उनको बात समझ आएगी, लेकिन बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो किस तरह की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जा सकती हैं फ्रॉम पेरेंट साइड के वो बच्चों को इस चीज़ से थोड़ा सा कंट्रोल करें? सबसे पहले तो वालिदैन इस पर ख़ुद अमल करें। जब तक वो खुद अमल नहीं करेंगे, खुद जो है ना बाकायदा इस चीज़ को जो है ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, इसको लागू नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ख़ुद पे नहीं होगी, वालिदा हैं, वालिद हैं,
और मोस्टली ये होता है कि जो ख़वातीन हैं उनका साथ बच्चों का वक्त दिन में, मतलब बहुत छोटा बच्चा, अब हमने ये भी देखा अनफॉर्चुनेटली कि 2 साल या इससे कम उम्र के बच्चे भी, खातून खाना ने घर में काम करना है तो उन्होंने कहा कि अब मैंने तो डोमेस्टिक टास्क कर रहे हैं, उन्होंने बच्चे को मोबाइल दे दिया कि चले यार ये लगा है, ये करता रहे, मैं तो स्कूल से काम कर सकूँ। तो पहली जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन की है, बच्चे को नहीं पता। और ये एडिक्शन जो है आपको, हम खुद भी यही करते हैं, आप अक्सर देखते होंगे अनइंटेंशनली होता है कि हमारी स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा होता, हम कुछ नहीं कर रहे होते लेकिन हम फिर भी स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। दिस इज़ एन एडिक्शन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक नशा है, एक लत पड़ी हुई है आपको, तो उसको जो है वो आपका दिमाग जो है वो मांग रहा है वो चीज़। और बच्चे को जब ये होता है तो हम तो चलें, उसको एक बड़ा दिमाग है तो उसको किसी न किसी तरह जो है वो किसी और एक्टिविटी में लग जाएगा, लेकिन बच्चा उसको हैंडल नहीं कर पाता, वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है। अब उसे नहीं पता, वो चिड़चिड़ा होगा, वो मांगेगा। और आप अब बाज़ औक़ात ये होता है, बहुत सी ख़वातीन ये कहती हैं कि जी बच्चा स्कूल से खाना नहीं खाता तो मैं से बस खाने के वक्त सिर्फ दे दूँगी मोबाइल। आप 3 से 4 दिन बाद आप हो ही नहीं सकता कि आपका बच्चा मोबाइल देखे बगैर खाना खाए, और फिर हो ही नहीं सकता कि वो स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। जब भी वो खाना ख़त्म कर लेगा, एक तो उसकी तवज्जो नहीं होगी, उसका मेटाबॉलिज्म उस तरह से, दिमाग कहीं और लगा होगा, वो खा भी रहा होगा, तो 7 से 8 दिन के बाद उसके जो नताइज हैं और वो जो एडिक्शन है इट वुड इंक्रीज। बिल्कुल सही। अच्छा नुमान साहब, हर वक्त स्क्रीन का इस्तेमाल करना, मोबाइल का इस्तेमाल करना कोई लाजिम व मलजूम भी तो नहीं है। बिल्कुल। आपको ये एग्जांपल खुद से भी सेट करनी होगी, वो जो 1 घंटा आपने विदाउट स्क्रीन गुजारना है, उसके अलावा भी अगर आप कोई रूल बना लें कि आपने खाने के दौरान मोबाइल यूज़ नहीं करना है, आपने 2-3 और कोई पैरामीटर्स बना लें कि इन औकात में हमने मोबाइल यूज़ नहीं करना, वो आपकी जब आदत बनी होगी तो डेफिनेटली आपको देख के आपके बच्चे उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। वालिदैन जो है वो बुनियादी इकाई है, इंस्टीट्यूशन है, इसको अगर आप लागू करना चाहते हैं, वालिद या वालदा मिसाल नहीं बनेगी, वालिद या वालदा इनिशिएटिव नहीं लेगा और वो अमली मिसाल नहीं बनेगा, आप जितना मर्जी कहते रहें तो बच्चा उस तरफ नहीं आएगा। बच्चे आपको अगर आ भी गए हैं और उनमें सिम्टम्स भी आपको नजर आ रहे हैं तो देन इट्स टाइम, दीज आर हाई टाइम्स कि आप इसको एड्रेस करें, आपस में डिस्कस करें। सही। एक कॉलर है हमारे साथ, उमैर कराची से। उमैर, अपना सवाल कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि आजकल माएँ जो है, जो तरबियत करने का क्वार्टर है जहाँ से बच्चा जो है वो तरबियत लेता है, वो खुद इनको गैजेट्स दे देती हैं और उसके बाद वो खुद भी चाहती हैं कि वो एंगेज रहे। बच्चा रो रहा होता है, उनको गैजेट्स दे देती हैं, वो कार्टून देखना शुरू हो जाते हैं, तो वो खुद चाहती हैं कि बच्चों की, पहले की माएँ जो थी वो अपने बच्चों को टाइम देती थी, घर में चीजों को टाइम देती थी। अब अम्माएं खुद लगी हुई है टेलीफोन के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर, तो अब वो बच्चे ऑटोमेटिकली उनसे जो है ना, उन्होंने एक नया जो है मोड ले लिया है जिससे वो बच्चा एंगेज रहे। पहले अब मेड्स रख ली गई हैं तो मेड्स जो है वो भी दे देती हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारे खुद के माशरे के अंदर ये बहुत बड़ा लूप होल है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस टाइमिंग्स के लिए होना चाहिए वो, और जिस मसरफ के लिए होना चाहिए वो मसरफ में हो नहीं रहा, और ये इसकी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे भी पड़ रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी पे भी पड़ रहे हैं, उनके एजुकेशन पे भी पड़ रहे हैं, और बहुत सारे इसके जो है ना सिम्टम्स जो बीमारी की तरफ लेके जा रहे हैं। सही। ठीक हो गया। आपका सवाल आ गया। सारा हमारे साथ हैं लाहौर से, कराची से आ गई लाहौर से। सारा पूछेगा आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा छोटा भाई है, तकरीबन 12 साल का है, लेकिन उसका ये है कि उसको गेम्स वगैरह खेलने का बहुत शौक है, और अगर उससे मोबाइल वगैरह आप ले लो खाना खाते हुए या किसी भी हालत में, तो वो ये है कि जिद पे आ जाता है, वो खाना छोड़ देता है, जिद करता है और वो कहता है कि उसको चाहिए ही चाहिए मोबाइल, वरना वो खाना नहीं खाएगा। तो ऐसा मुझे कुछ बताएं कि जिससे हम मोबाइल भी ले लें और वो एक जिद भी ना करें। सही हो गया सर। मेरा ख्याल है कि जो सारा का सवाल है ना, ये क्योंकि पहले वो वाली तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि माएँ किस तरह से अपने बच्चों को मोबाइल की तरफ डाइवर्ट करती हैं। ये है कि उसको थोड़ा जेंडर बैलेंस कर ले, हमने खवातीन को ज्यादा कसूरवार करार दे दिया है। हम मर्द भी ऐसे हैं, वो ऐसा होता है, मर्द आता है जब हमारा कोई दोस्त बैठा हुआ तो हम कहेंगे यार ये बच्चे को मोबाइल दे दो जरा, हम दोस्त के साथ तो उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया ना। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें बरी जिम्मा मर्द हो नहीं सकते, क्योंकि एक कार्ड होता है जो मर्द होता है उसके पास कि मैं तो भाई ऑफिस से आया हूँ, अब मेरे पास यही थोड़ा सा टाइम है तो मैंने अपनी चीज़ें देखनी है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसको बराबर रखें। ख़वातीन की थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा है, और जो सारा ने, गालिबन सारा नाम था, उन्होंने जो सवाल किया है, ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनमें, उसमें आप लोगों को बिल्कुल इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, और आपको अमली इक़दामात जो हम कहते हैं, कोट एंड कोट अमली इक़दामात, वो यही हैं कि आप बैठें, डिस्कस करें, पूरी फैमिली बैठे, बहुत सीरियस मसला है, और आप सबसे पहले तो ये करें कि जिन टाइमिंग्स में जो हमारे भाई हैं जो कि आप एडिक्शन के स्टेज तक पहुंच चुके हैं, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, यस बच्चा है,
और वो ऐसी स्टेज है जब और भी बहुत सारे चेंजेस बॉडी में हो रहे होते हैं और आपकी जो बर्दाश्त है, टॉलरेंस है, बहुत से जो बाकी चीज़ें हैं वो भी बहुत सारा असरअंदाज हो रही होती हैं। तो आप फॉर इंस्टेंस वीकेंड्स हैं, वीकेंड्स पे बच्चा ज़्यादा खेलेगा, वो ज़्यादा फ्री होगा। वो अब ऐसी गेम्स भी हैं जो कि आप बेटर के वो अल्टीमेटली फैटल भी हो जाती हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो आप सबसे पहले तो वीकेंड्स पे आएँ, वीकेंड्स पे आप आउटिंग में जाएँ, जिन प्राइम आवर्स में वो खेलते हैं उन आवर्स में आपकी एक्टिविटीज़ रखें और ऐसी एक्टिविटी रखें जिसमें उसको तो सेंस ऑफ रिवार्ड हो, जिसमें उनको लगे कि यार अच्छा मैंने वो छोड़ी है तो चले किसी हद तक मुझे कोई चीज़ ऐसी मिली है। ये स्ट्रेट अवे कि आपके अब्बा को बता दूंगी, चचा को बता दूंगी, वो आपको देख लेंगे, ये जो रवैया है ना इस मसले में वो कारगर साबित अच्छा, सारा को हमें ये कहना चाहिए कि स्लोली आप उसको किसी और एक्टिविटी में लगा दें। आप उसको क्रिकेट की तरफ लगा सकती हैं, बैडमिंटन की तरफ लगा सकती हैं, फुटबॉल की तरफ लगा सकती हैं, फुटबॉल है। मतलब कि आप ये नहीं कि एकदम से कदम लगा दी। अगर वो 10 घंटे यूज करता है तो 1 घंटा पहले फुटबॉल पे लगा दें, उसको 1 घंटा किसी और गेम पे लगा दें, तो आहिस्ता से टाइम आप कम करें। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं सर, क्योंकि आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं और आप देख भी रहे हैं, क्या रेशो भी आप देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, थोड़े से बड़े बच्चों की बात कर लेते हैं, अपने स्कूल काम के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, वो पढ़ाई के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कोई रेशो है आपने देखी है जिसमें स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया से और डिस्ट्रैक्शन कम हो रही है? स्किल डेवलपमेंट आप अगर उसकी बात करें तो मैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा विज़िट कर सकता हूँ, किया है मैंने, और इंक्यूबेशन सेंटर्स को मैंने विज़िट किया है। जो HEC का एक प्रोजेक्ट है कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, बच्चों की इस्तेफ़ादा भी कर रहे हैं बच्चे। और वो क्योंकि डिजिटल एज है, इसमें आप जो है अगर अब तो हम ये कहते हैं कि जो पोस्ट ह्यूमनिज़म है, अगर आप उसकी तरफ आएँ तो फिर हम जो होमोसेपियंस हैं वो शायद एल्गोरिदमिक जो एक स्ट्रक्चर होगा उसके ताबे होंगे। तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन डिजिटल स्किल्स में अगर बच्चा नहीं जा रहा और वो उसमें सीख नहीं रहा, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, तो वो पीछे रह जाएगा। लेकिन जब डिस्ट्रैक्शन की बात आती है तो वो यही है कि आपका स्क्रीन एक्सपोजर, अब कुछ लोगों का जॉब है कि उसका जॉब ही है कि वो सोशल मीडिया के पेजेस देख रहा है। फॉर इंस्टेंस एक बच्चे ये काम कर भी रहे हैं, ऐसा ही है, लेकिन अब जब वो वापस आता है तो वो फिर उसने खुद को एक टाइम देना है, वहाँ पे बैलेंस बच्चे नहीं कर पाते। बिकॉज इट्स टीन एज, आप डिजिटल स्किल्स तो डेवलप हो रही हैं, इसका एक फ़ायदा एक तरफ है, लेकिन जो उसके नुकसानात हैं उससे बचने के लिए मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ में हमें तो करिकुलम में और फिर हमें काउंसलिंग सेंटर्स जो हैं उनको फ़ाल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ स्कूल सिस्टम्स हैं जहाँ पे अब ये डिस्कस होना शुरू हो गया, बाकायदा बच्चों की जहन साजी की जाती है, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर। बिल्कुल ऐसे। नुमान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन वज़ात नुमान ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनके साथ हमने सैर हासिल गुफ्तगू की है और उम्मीद करते हैं कि आज के सेगमेंट से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अब जो आपके बच्चों का स्क्रीन एक्सपोजर है, आप उसको बतदरीज कम कर सकते हैं और कम करते करते उनको नॉर्मल लाइफ में भी ला सकते हैं। यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगी संवारने को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। सैलाब से मुतासरा ख़ानदान हो, फिर उनकी ज़ख्मों पर मरहम रखना हो, या फिर यतीम बच्चे हों, उनकी तालीम हो, एक बेहतर मुस्तकबिल उनको देना हो, ये शख्सियत हमेशा इंसानियत की खिदमत में पेश रही है। और बेसहारा बच्चों को सहारा देना, उन्हें अपने जैसा बनाना, फिर उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात को कम करना उनका मिशन रहा है। उनकी काविशें इस बात का सबूत है कि अगर नीयत नेक हो और आपका जज्बा बुलंद हो तो एक फ़र्द भी माशरे में बड़ी तब्दीली ला सकता है। और ये अजीम समाजी कारकुन कोई और नहीं है बल्कि अरशद महमूद राही साहब हैं, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हो जानेंगे इससे पहले जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हम 1991 से या 1992 से ये काम कर रहे हैं। उस वक्त जब हम तकरीबन पैदा नहीं हुए थे या हुए भी तो बहुत छोटे थे, तो ये आपकी उम्र भी उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं बहुत यंग एज में था, तकरीबन 15-16 साल की एज से शुरू किया है। और 15-16 साल की उम्र में आपको कहाँ से कोई इंस्पिरेशन होती है ना, किसी लड़के की हालत ज़ार को देखा, किसी बच्चे की हालत ज़ार को देखा, किस तरह से आपके अंदर एक ख्याल आया और उस ख्याल को आपने फिर हकीकत में बदला? जी,
बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना सवाल भी है और मेरी ज़िंदगी का भी है। मैंने जो खुद शुरू किया 8वीं क्लास में मैं 3 दफ़ा फेल हुआ हूँ। अच्छा। सही। इसके बाद मैंने फिर 2 साल वेल्डिंग का काम सीखा, वेल्डिंग का मैं फुल कारीगर हूँ। अच्छा। उसके बाद जो मेरा पहला बुनियादी उस्ताद है ना हमीदुल्लाह खान है, उसने मुझे तालीम की तरफ रागिब किया कि अरशद आओ मैं तुम्हें 6 माह में मैट्रिक करवाता हूँ। अच्छा। तो वाले साहब थे, मैं उन्हें कहा जी मैं पंजाबी मैंने कहा मैं जी 6 महीने मैट्रिक कर सा। वो कहते हैं यार 3 साल ही तू मिडल कर नहीं सके, 6 महीने मैट्रिक किधर कर सकते। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है और जो है ना 6 माह में मैंने उन्हें मैट्रिक पास करके दिखाई। अच्छा। फिर FA किया है, उसके बाद वाटर एंड सैनिटेशन का डिप्लोमा किया है और एंगी पायलट प्रोजेक्ट से। तो वहाँ से हमारी ज़िंदगी का जो है ना स्टार्ट शुरू हुआ है। तो उस वक्त हमने जो है ना वहाँ पे देखा है कि हमारे इलाके की क्या नीड है। तो 91, 92, 93 में ये जो ढोके होती थी ये बहुत ही पसमानदा होती थी। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल है कि इन पसमानदा जगहों पे हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 20 ब्रिटिश स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 3 दिन गुजार के गए हैं। अच्छा। उसके अलावा जो है लाहौर की यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने गुजारा है कि उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने छोटे पैमाने पे काम शुरू किया और अपने इलाके में बहुत ज़्यादा जो है ना काम किया। तो उसमें हमारा स्किल पे काम रहा है, एनवायरनमेंट पे अब जो अभी ये चल रहा है रावलपिंडी में, तो इसकी बेस हमने बनाई थी। तो अभी जो बड़े इदारे हैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, सही, इसके शुरू के स्टार्ट में हमने किया। हमारा ख़ुद जो है रिलीफ पे ज़्यादा काम था। जब नाला लेई में सैलाब आया था उस वक्त भी रिलीफ का काम किया था हमने। फिर जो मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला आया तो उनके लिए भी रिलीफ लेके गए हम। तो उसके बाद डेरा गाजी खान में जो ज़लज़ला आया उसके लिए भी लेके गए हैं। अभी रिसेंटली जो चरसदा में आया है सैलाब, तो उसमें हम तकरीबन 10,000 ख़ानदानों के लिए सामान लेके गए। और ये मुझे एजाज़ हासिल है कि 1.25 मिनट लाइव न्यूज़ में PTV ने हमारा वो सारा प्रोग्राम चलाया। सही हो गया सर। ये अपनी आपने सक्सेसफुल स्टोरीज तो बताई हैं, लेकिन मुझे ये बताएं जो ये 3 बच्चे हैं उनको आप किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? क्या कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये बच्चे होते हैं, या फिर उनके लिए किस तरह उनकी मुश्किलात को कम किया जाता है? उसमें हम उनको डोर स्टेप पे वो करते हैं। हम मिडल मैन का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। यानी इदारों और जो है जो आर्फन बच्चे हैं उनके दरमियान। तो हमने उनके वज़ाइफ लगवाए थे तकरीबन 2003-04 से, जो ठीक है उन्हें जो है ना एजुकेशन कंप्लीट करने तक मिले हैं। उसके बाद जो उनके कारोबार की नीड थी वो उन्हें मिले। और उसमें जो है ना बेवा औरतों के था हमारा स्किल प्रोग्राम था। तो उसमें हम एक प्रोग्राम था हमारा कि हम उनको जो है ना देहातों में एक बकरी देते थे। अच्छा। तो फिर उनके साथ हमारी कमिटमेंट होती थी कि जब ये बच्चे होंगे तो इस बकरी का एक बच्चा आपने हमें देना है। अच्छा। हर गांव में 10 हमने फर्स्ट टाइम दे दी और वो 6 मंथ के बाद तकरीबन हर गांव में 200 से 300 जो है ना वो उस पर दिए हमने उन्हें दी है। तो उसके अलावा फिर ये जो हैं यतीम बच्चे हैं या जो आर्फन बेवा औरतें होती हैं, तो इनको जो है ना एशिया खुर्दनोश की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो हमने जब उसकी असेसमेंट किया तो हमारे इल्म में आया है कि ये जो है ना पाव चीनी, आधा पाव पत्ती और इस तरह से मंगवाते हैं। तो फिर हमने उनके लिए एक फूड प्रोग्राम शुरू किया। तो हमने उनसे ये कहा है कि हम आपको पूरे 1 माह का राशन आपके जो है ना घर में पहुंचा देते हैं और वो उसकी जो पेमेंट है आप हमें इंस्टॉलमेंट पे वो करें। तो उसमें हमें ये फ़ायदा हुआ है कि एक तो वो जब औरतें छोटा मोटा काम करने जाती थी तो उन्हें ये लगता था कि अगर काम ना मिला तो बच्चों के लिए खाने का कहाँ से करें। तो वो हमारा बहुत अच्छा जो है ना रहा है। अच्छा अरशद साहब, आपने एक 3 साल की बच्ची को भी अडॉप्ट किया था, उस हवाले से भी बताइएगा। वो स्टोरी क्या है? उसमें ये हमारी 2-3 बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज हैं कि हमारे स्कूल का एक प्रोग्राम हो रहा था। तो रिजल्ट का प्रोग्राम, किस साल की बात है यहाँ? ये 2004 की बात है। अब तो माशाल्लाह जी, अब तो वो बाहर है और 3 बच्चों की माँ है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें स्कूल का हमारा रिजल्ट का प्रोग्राम चल रहा था। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ है तो मैंने देखा रोड पर ना खंबे के साथ एक बच्ची खड़ी रो रही थी। अच्छा। तो
मैंने उससे पूछा बेटा क्यों रो रही हो? कहते हैं जी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी मेरे बाप ने मुझे 3,000 रुपये में गिरवी रख दी है। अच्छा। तो मुझे बहुत शौक लगा है। तो मैंने उससे पूछा अच्छा किस घर में हो? फिर मैंने अपने साथ लेडीज़ वर्कर को भेजा, मैंने कहा जाओ पता करके आओ। तो उसने पता किया तो बाकायदा वो ऐसी सिचुएशन थी। तो फिर बच्ची को हमने रोक लिया अपने पास, जो हमारे उस वक्त इलाके के नाज़म होते थे। अच्छा। तो उसके पास लेके गया हूँ। मैंने कहा ये तो सर ये सिचुएशन है और मेरा तो दिल काट गया है कि 3 माह की बच्ची और 3 साल से उसके घर में काम कर रही थी। तो उस बच्ची ने बताया कि जब मुझे जो है ना मेरे बाप ने 3,000, मेरा बाप बीमार था तो मेरी माँ उसके इलाज के लिए 3,000 रुपये उनसे लिया और मुझे गिरवी रखा। अच्छा। तो उस दौरान उसके बाप की भी डेथ होगी और माँ की भी डेथ होगी, दोनों की डेथ होगी और वो पैसे कोई अदा नहीं कर पाया। तो फिर हमने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और जो नाज़िम थे उनको उसमें डाला और फिर उस बच्ची को 3,000 रुपये से हमने जो है ना दे के उसको आज़ाद करवाया। और उस वक्त जो है ना मेरा दिल कट भी गया और आंखों में आंसू भी आ गया कि जिस बंदे ने वो गिरवी रखी थी उसने बाकायदा तहरीर लिख के वो रखी हुई थी कि ये बच्ची जो है ना मैं 3,000 के इवज़ गिरवी रख रहा हूँ और उसमें जो है ना जब तक ये 3,000 रुपया अदा नहीं होते ये मेरे घर में घरेलू काम करेगी मुलाजमा की तरह। और माशाल्लाह आज वो बाहर है। हाँ, वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने जो है ना वागुज़ार कराया है। और जो है फिर हमारी रज़िया उस्मानी थी एक बुजुर्ग खातून ना रावलपिंडी की। तो उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है, उसको पढ़ाया लिखाया है और इस वक्त वो यूके में है, 3 बच्चों की माँ। वाह, ग्रेट। अच्छा सर, इस तरह की और भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी ज़ाहिर है। एक है हमारी इसमें, मैंने वो एक रिजवान है हमारा, वो हमने खुद अडॉप्ट किया उस बच्चे को। तो वो मिडल फेल था तो उसकी ये दोनों टांगें जुड़ी थी। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है मजदूरों का, उसमें तकरीबन 1600 के करीब मजदूर लोगों के हमने इलाज करवाए हैं। उनके जो है ना मुख्तलिफ की टांगों के, बाजुओं के जो है ना। अर्शद साहब एक स्टोरी तो हमने सुन ली, ये इंशाल्लाह फिर कभी सुनेंगे। थैंक यू सो मच। हो जाने का वक्त खत्म हुआ जाता है। ख़वातीन वज़ात अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें तमाम तर अपने जो किए हुए काम हैं उनके हवाले से आगाह कर रहे थे। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।